वेलकम टू यादव एकेडमी। और जो हम किताब सॉल्व कर रहे हैं वो है एस डी यादव। और जो किताब है वो है हमारी 2019 का एडिशन। और इस वीडियो में जो हम चैप्टर करेंगे वो है हमारा औसत, एवरेज। तो औसत वाला हम चैप्टर करेंगे। पिछली वाली वीडियो में 100 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। 100 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस है 116 क्वेश्चन है टोटल, तो वो 116 के 116 हम इस वाली वीडियो में करेंगे। तो पहले 101वां क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में दिया है 25 प्रक्षेपणों का औसत 13 है। बाद में पता चला कि प्रक्षेपण एक प्रक्षेपण में 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया। तो तदनुसार नया औसत कितना होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, 73 था तो 73 की बजाय एक प्रक्षेपण में 48 के रूप में शामिल कर लिया गया। तो एक प्रक्षेपण था, उसकी वैल्यू गलत थी, तो हमें जो नया औसत आता है या फिर जो सही वाला औसत आता वो हमें निकालना है। तो प्रक्षेपणों का टोटल योग आएगा। तो जो टोटल 25 प्रक्षेपणों का योग आएगा, उन 25 प्रक्षेपणों का योग हो जाएगा हमारा औसत गुणे 25। तो औसत है हमारा 13 और प्रक्षेपण है हमारे 25। तो ये हमारा योग आ जाएगा। इसके बाद अब ये तो हमारा आ गया था गलत योग, तो हम निकालेंगे सबसे पहले सही योग। तो सही योग के लिए जो गलत योग है हमारा वो है 13 गुणे 25। सही योग के लिए उन्होंने कितना 48 लिख लिया था, जबकि था कितना 73। तो इसमें से हम 48 घटा देंगे तो एक जो गलत योग था, जो गलत संख्या जोड़ दी थी एक प्रक्षेपण की, वो घट जाएगी और साथ में 73 जोड़ देंगे। तो उसकी जगह पे जो नए वाली जो सही थी वो वाली लिख देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा सही योग। अब हमें निकालना है नया औसत या फिर सही औसत। तो नए औसत के लिए सही योग बटे टोटल प्रक्षेपण है 25, तो ये 25। तो ये हमारा आ जाएगा 13 गुणे 25 माइनस, इन्हें घटा लेंगे तो ये 13 गुणे 25 और ये हमारा बचेगा यहाँ पे प्लस का 25। 73 में से 48 घटा लेंगे तो ये बचेगा प्लस का 25। तो ये हमारा 13 गुणे 25 प्लस का 25 बटे में है 25। तो ये 13 गुणे 25 बटे 25 और प्लस का 25 बटे 25 आ जाएगा। इस 25 को दोनों के नीचे लिख दिया, 25 से 25 कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये बचा हमारा 13 प्लस का 1, तो ये आ गया 14। यानी कि जो नया औसत आएगा वो हमारा आएगा 14। अब 102 में क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ चीज़ों का औसत 46 है। जो 100 चीज़ें हैं उनका औसत है 46। बाद में पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ लिया और 43 को 34 पढ़ लिया। और फिर ये भी पता चला कि जो चीज़ों की संख्या थी वो 100 नहीं थी बल्कि 90 थी। तो सही औसत कितना है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो गलत योग है, हम गलत योग वो निकाल लेंगे। तो गलत योग आ जाएगा हमारा औसत गुणे संख्याएं टोटल 100 हैं, तो ये 100 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 46 गुणे 100, तो ये आ गया 4600। 4600 आ गया। अब इसके बाद जो अब निकाल लेंगे हम सही योग। तो सही योग के लिए तो जो गलत औसत है, गलत औसत में से गलत संख्याएं घटा देंगे और सही संख्याएं जोड़ देंगे। तो गलत औसत आया गलत औसत आया था 4600। अब इसमें से जो गलत संख्याएं हैं, तो 16 को गलती से 61 पढ़ लिया तो गलत हो गई 61, तो इसमें से 61 घटा देंगे और 16 जोड़ देंगे। दूसरा 43 को 34 पढ़ लिया तो पढ़ कितना लिया था 34, तो 34 घटा देंगे और जो सही संख्या थी हमारी वो थी 43, तो 43 को जोड़ देंगे।
तो ये हमारा 4600 माइनस का 34, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो ये माइनस के 95 और प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस के 59, घटा लेंगे तो ये आ गया हमारा 4600 और माइनस का 36, इसे भी घटा लेंगे तो ये बचेगा हमारा 4564, तो ये हमारा 4564 आ गया। तो ये निकल आया हमारा सही योग, सही योग निकल आया। अब उन्होंने पूछा हमसे सही औसत, तो सही औसत के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सही योग, तो सही योग हमारा निकल आया और उसके बाद में बटे में कुल संख्याएं। तो यहाँ पे पहले चीज़ें कितनी थी, 100 थी, लेकिन बाद में पता चला कि चीज़ें 100 नहीं बल्कि कितनी थी, 90। तो जो चीज़ों की संख्या है हमारी वो है 90, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 90। तो सही हो गया 4564 बटे 90, 90 का 4564 में भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50.7। तो जो सही औसत आता वो आता हमारा 50.7। अब इसमें कहा है कि 36 विद्यार्थियों का औसतन 52 अंक प्राप्तांक हुए, किंतु बाद में पता चला कि 64 को गलती से 40 पढ़ लिया। तो सही अंकों का माध्य क्या होगा वो हमें निकालना है। माध्य यानी कि औसत ही होता है, तो हमें औसत निकालना है। तो सबसे पहले 36 विद्यार्थी हैं, तो 36 विद्यार्थियों का 36 विद्यार्थियों के अंकों का गलत योग निकाल लेंगे हम। तो अंकों का गलत योग निकल आएगा। उसके लिए हमें चाहिए औसत गुणे टोटल विद्यार्थी हमारे 36, तो 36 औसत प्राप्तांक है इनका 52 और विद्यार्थी है 36, तो 52 गुणे 36 ये आ गया। अब ये तो हमारा गलत योग आ गया। अब हमें निकालना है सही योग। तो सही योग के लिए ये हमारा गलत योग में से सही योग घटा देंगे जो गलत संख्या है, तो ये हमारा आ जाएगा 52 गुणे 36 माइनस, अब सही संख्या थी हमारी 64, लेकिन गलती से उसे कितना लिख दिया इन्होंने 46, तो इसमें से हम 46 घटा देंगे और सही थी 64, तो 64 को जोड़ देंगे। तो जो सही योग होगा हमारा वो होगा 52 गुणे 36 माइनस का प्लस का 18, 40 64 में से 40 घट जाएगा तो ये हमारा बचेगा प्लस का 18। अब हमें सही माध्य निकालना है, तो सही माध्य इसके लिए चाहिए सही योग और बटे टोटल विद्यार्थी हैं 36, तो 36, तो ये हमारा हो जाएगा 52 गुणे 36 प्लस का 18 बटे 36। तो इसे हम लिख सकते 52 गुणे 36 बटे 36 और माइनस प्लस का 18 बटे 36। 36 से 36 कट गया और ये कट जाएगा 1/2 और 2 का भाग 1 में दे देंगे तो ये आएगा हमारा 52 प्लस 0.5, तो ये आ जाएगा 52.5। तो जो सही माध्य होगा वो होगा इसका 52.5। अब 104वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है कि 3 संख्याएं x, y और z का औसत है 45। उसके बाद कहा कि x, y तथा z के औसत से 9 अधिक है और कहा है कि और y और z का औसत y से 2 अधिक है। तो हमें x और z का अंतर कितना है वो निकालना है। तो सबसे पहले कहा है कि 3 संख्याएं हैं x, y, z, इनका औसत है 45। तो जो x प्लस का y प्लस का z बटे 3 होगा वो होगा हमारा 45, क्योंकि इनका औसत है 45। तो ये x प्लस y प्लस का z बराबर में हो जाएगा 3 का गुणा 45 में कर देंगे तो ये 135। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। अब इसके बाद दूसरी बात कही उसने, x संख्या y और z के औसत से 9 अधिक है। तो जो x है वो y और z का औसत, तो y और z का औसत होगा y प्लस का z बटे 2,
कि औसत से 9 अधिक है, यानी कि इससे कितनी अधिक है 9। अगर इसमें 9 और जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x बराबर आ जाएगा हमारा बाई प्लस का जेड प्लस का 18 बटे 2। लासा लेके सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x बराबर बाई प्लस का जेड प्लस का 18, ये आ गया। इसके बाद इस 18 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 18 बराबर में बाई प्लस का जेड, ये आ गया। अब इस बाई प्लस जेड की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, ये हमारा बाई प्लस जेड है तो ये हो जाएगी हमारी 2x, ये हमारा x पहले से था, बाई प्लस जेड की जगह रख देंगे 2x, ये वाली वैल्यू पूरी, तो 2x माइनस का 18 बराबर में 135। तो ये हो जाएगा 3x, x और x इसे इस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा हो गया 135 और प्लस का 18। तो ये हमारा 3x बराबर 135 और 18 को जोड़ देंगे तो 135 और 18 को जोड़ने पे ये हमारा आ गया 153 आ जाएगा। तो 3 से काट देंगे तो ये कट जाएगा हमारा 51 बार। तो जो x आया वो आ गया हमारा 51। तो यहाँ से हमारा x का मान निकल आया, तो x निकल आया हमारा 51। अब तीसरी कंडीशन उन्होंने कही कि y और z का औसत y से 2 अधिक है। तीसरी बात उन्होंने कही कि y का और जो z का औसत है वो y से 2 अधिक है, यानी कि y और z का औसत y प्लस जेड बटे 2 जो है वो y से 2 अधिक है, यानी कि y में 2 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा हमारा y प्लस जेड बराबर में 2y प्लस का 4, ये आ गया। तो y प्लस जेड बराबर हमारा आ गया 2y प्लस का 4। अब फिर यहाँ से ये y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो y प्लस जेड की वैल्यू है हमारी 2x माइनस का 18 बराबर में 2y प्लस का 4। तो जो x की वैल्यू निकाली थी हमने वो निकली हमारी 51, तो 51 यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 51 गुणा 2 माइनस का 18 बराबर में 2y प्लस का 4, ये आ गया। अब इस 4 को यहाँ पे ले आएंगे, 51 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 में तो ये हो जाएगा हमारा 102 माइनस का 18 और माइनस का 4 बराबर 2y, ये आ गया। ये दोनों ये 102 माइनस का 22 बराबर आ गया 2y, इसे घटा देंगे तो ये आ जाएगा इसका 80। 102 में से 22 घटा देंगे तो ये बचेगा 80 बराबर 2y। तो जो y की वैल्यू आ गई हमारी वो आ जाएगी 40। तो y निकल आया हमारा 40, y 40 निकल आया। इसके अब y हमारा 40 निकल आया। अब इस इक्वेशन को लेके सॉल्व करते हैं। ये हमारा दिया था y प्लस का जेड बराबर में था 2y प्लस का 4, तो इस y को यहाँ पे ले आएंगे तो ये z बराबर में हो जाएगा 2y माइनस का y और प्लस का 4, तो ये हो गया हमारा y प्लस का 4। तो जो z का मान होगा वो होगा y प्लस का 4, तो z बराबर y हमने निकाल ही लिया तो y आ गया हमारा 40, तो ये आ गया 40 प्लस का 4, तो ये आ गया हमारा 44, यानी कि जो z निकला हमारा वो निकला आया 44। अब उन्होंने हमसे पूछा है x और z का अंतर, x और z का अंतर यानी कि x माइनस का z की वैल्यू हमें बतानी है। तो x हमारा निकला था 51 और z निकला 44, तो ये आ गया 51 माइनस का 44, घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7। तो x माइनस का जो z होगा वो होगा हमारा 7, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7। अब इस सवाल में कहा है
कि एक व्यक्ति, अच्छा इस सवाल में एक छोटी सी गलती है, यहाँ पे जो 6 माह है यहाँ पे 6 माह की बदले 5 माह है, तभी मतलब इसके हिसाब से सही आंसर आएगा। तो यहाँ पे 6 के बदले 5 कर लेना आप लोग, तो जो 5 महीने आएगा। तो इसमें दिया है एक व्यक्ति का प्रथम 5 महीनों का औसत खर्च 12,000 है और अगले 7 महीने का 13,000 है। तदनुसार अगर उसने पूरे वर्ष में 29,000 की बचत की है तो उसकी वार्षिक आय कितनी है वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम 5 महीने का खर्च निकाल लेंगे। तो 5 महीने के खर्च के लिए, तो 5 महीने का खर्च निकाल लेंगे। तो 5 महीने खर्च के लिए तो औसत खर्च कितना है 12,000, एक महीने औसत खर्च है 12,000, तो जो 5 महीने का खर्च होगा वो हो जाएगा औसत गुणे 5, तो औसत है इसका 12,000, तो 12,000 गुणे 5, तो ये आ जाएगा हमारा 60,000। तो जो 5 महीने का खर्च निकला वो निकला है हमारा 60,000। अब इसके बाद कहा है इसमें अगले 7 महीने का, तो 7 महीने का खर्च निकाल लेंगे। तो 7 महीनों का खर्च, तो ये 7 महीनों का खर्च निकाल लेंगे तो ये टोटल है 13,000 औसत है, और महीने 7 तो औसत गुणे 7, तो 13,000 गुणे 7, तो ये हमारा आ जाएगा 91,000। अब जो पूरे वर्ष में बचत है वो है इसकी 2900। तो जो इसकी कुल आय होगी, व्यक्ति की जो कुल वार्षिक आय होगी, जो साल भर में उसने कमाया होगा, वो हो जाएगा 5 महीने का खर्च, 5 महीनों का खर्च और प्लस में 7 महीनों का खर्च, और जो उसने बचत की हो। तो जो एक व्यक्ति की जो साल भर की वार्षिक आय होगी वो हो जाएगी उसकी 5 महीने में जितना उसने खर्च किया 7 महीने में किया, यानी कि साल भर में उसका खर्च हो गया। और उसके बाद जो उसने बचत की है, तो बचत की उसने 29,000 की, तो जो कुल वार्षिक आय है वो हो जाएगी 5 महीने की। 5 महीने का खर्च हो गया इसका 60,000, इसके बाद 7 महीने का हो गया इसका 91,000, और जो उसकी बचत है वो हो गई इसकी 29,000। तो इसकी जो कुल वार्षिक आय होगी वो हो गई हमारी 1,80,000। इन सबको जोड़ देंगे तो ये आ गया हमारा 1,80,000। अब हमसे पूछ रहा है उसकी मासिक औसत आय। तो मासिक औसत आय के लिए एक साल में होते 12 महीने, तो मासिक औसत आय, तो मासिक औसत आय के लिए ये हो जाएगा कुल वार्षिक आय, जो कुल आय है बटे 12, तो इससे मासिक आय निकल आएगी औसत। तो उसने कमाए हैं 1,80,000, 12 से भाग दे देंगे, तो ये 12 से भाग देने पे हमारा आ जाएगा 15,000 रुपये। तो जो कुल उसकी मासिक आय है वो है उसकी 15,000 रुपये। अब इस सवाल में कह रहा है कि 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों दरों 7.2 है। तो जो 20 ओवर का मैच है वो जीतने के लिए जो दर है वो 7.2 है, और 5वें ओवर के अंत तक जो रनों की दर रही वो है 6। तो शेष ओवरों में रनों की दर कितनी की दर की जरूरत होगी वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे हम कुल रनों की जरूरत, यानी कि उसे कुल रन चाहिए कितने मैच जीतने के लिए। तो ओवर है 20, और जो दर है जो हर ओवर में रन बनाने हैं वो बनाने उन्हें 7.2 रन, तो 7.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आगे जाएगा हमारा 144 रन, यानी कि उन्हें टोटल 144 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। अब 15वें ओवर के अंत तक उनकी औसत रही वो 6 रही, तो 15वें ओवर तक उनकी औसत जिस औसत से उन्हें रन बनाए वो रही 6। तो जो 15 ओवरों में कुल रन बनाएंगे, जो 15 ओवर में जो कुल रन बने वो निकाल लेंगे। तो इन्होंने अभी तक कितने रन बनाए, ओवर थे 15 और जो उनकी औसत रही वो रही 6,
तो इन्होंने बनाए 90 रन, यानी कि 15 ओवर तक इन्होंने बना लिए 90 रन। अब जो शेष ओवरों में मैच जीतने के लिए रनों की दर की ज़रूरत होगी, तो इससे हम पहले निकाल लेंगे शेष रन कि इन्हें मैच जीतने के लिए शेष रनों की ज़रूरत है, वो कितने हैं। तो कुल रन थे 144 इन्हें बनाने थे, 90 इन्होंने बना लिए, तो इन्हें ज़रूरत है अब 54 रनों की। तो 54 रनों की इन्हें ज़रूरत है। अब वो उनसे पूछ रहा है रन दर की ज़रूरत, तो जो दर निकालेंगे रनों की दर, वो हो जाएगी शेष रन, तो शेष रन और बटे में शेष ओवर। तो शेष रन है हमारे 54 और शेष जो ओवर है वो है हमारे 5, तो 5 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 10.8, यानी कि अब जिस औसत से उन्हें रन बनाने हैं वो है इनका 10.8 का औसत। इस सवाल में दिया है 107वें क्वेश्चन में कि राम का लक्ष्य त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में औसतन 80 अंक पाने का है, लेकिन त्रैमासिक परीक्षा के में उसका औसत 3 अंक कम रह जाता है, अर्धवार्षिक में 2 अंक अधिक हो जाता है। राम की कुल अंकों का अंतर है वो 25 है। तो पूछा है हमसे राम के लक्ष्य के अनुसार उसके कुल अंक कितने होने चाहिए थे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना जो उसके कुल विषय हैं, जो कुल विषय हैं वो उसके x हैं, तो जो उसके कुल विषय हैं वो हमने x मान लिए। अब जो राम का लक्ष्य था वो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक में था 80 औसत पाने का, लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में उसका औसत रहा वो रहा 3 अंक कम रहा। तो पहले बात करते हैं त्रैमासिक की। तो त्रैमासिक में क्या हुआ, जो उसका औसत रहा वो 3 अंक कम रहा, तो त्रैमासिक में जो अंक प्राप्त किए वो हो जाएगा औसत, जो उसका औसत है गुणे विषय, जितने उसके विषय होंगे। तो पहले उसका औसत जो पाने थे वो थे 80, लेकिन उसका औसत कितना रहा 3 अंक कम, यानी कि जो अब औसत रहा वो 80 माइनस का 3 रहा, तो ये हो जाएगा 77। और जो विषय है वो विषय हमने माने हैं x, यानी कि जो 77x, तो ये त्रैमासिक में अंक प्राप्त किए उसने वो किए 77x। अब अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 अंक अधिक हो जाता है, तो जो अर्धवार्षिक परीक्षा में जो प्राप्त अंक हैं वो हो जाएगा औसत गुणे विषय, तो उसका औसत क्या 2 अंक अधिक हो जा रहा है, यानी कि उसका औसत था उसे पाने थे 80, लेकिन उसने कितने कर लिया 80 प्लस का 2, यानी कि 82। तो औसत उसका हो गया 82, और जो कुल विषय हैं हमारे वो विषय हमने माने हैं x, तो ये हो जाएगा x। अब तीसरी बात कही उसने कि दोनों परीक्षाओं में जो कुल अंकों का अंतर है वो है 25 है, यानी कि जो अर्धवार्षिक और त्रिमाई का जो अंतर है वो है 25। तो 82x माइनस का 77x का जो अंतर है वो है 25। अर्धवार्षिक में उसने प्राप्त किए 82x, त्रैमासिक में किए 77x, तो इनके अंकों का जो अंतर है वो है 25, तो इनमें से घटा देंगे। अब घटा लेंगे तो ये आएगा 5x बराबर 25, तो x बराबर हमारा आ गया 5, तो x का मान आ गया 5, यानी कि कुल जो विषय हैं वो है 5। अब उन्होंने पूछा है कि राम के लक्ष्य के अनुसार जो कुल अंक होने चाहिए थे वो कितने थे, तो उसका औसत था 80, उसे 80 अंक प्राप्त करने थे, और कुल जो विषय थे वो थे 5, तो जो कुल अंक प्राप्त करने थे तो वो हो जाता औसत गुणे विषय, तो विषय हमारे 5 हैं तो औसत गुणे 5, औसत अंकों से 80 प्राप्त करने थे तो 80 गुणे 5, तो ये आ जाएगा हमारा 400, यानी कि उससे जो कुल अंक होने चाहिए थे वो थे उसके 400। अब इसमें कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, वह अपनी औसतन रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है।
अतः 13वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया, माना 11वीं पारी तक जो औसत था वो मान लिया x था। तो जो 12वीं पारी के बाद औसत होगा जो 12वीं पारी के बाद जो औसत था तो उसने क्या कहा, तद अनुसार वह औसत में 2 रन की वृद्धि करता है। यानी कि पहले औसत था तो अब उसका औसत हो गया x प्लस का 2, यानी कि 2 रन की उसने वृद्धि कर ली। अब जो 12वीं पारी, सबसे पहले हम निकाल लेंगे 11वीं पारी तक का योग, तक टोटल रनों का योग, कुल रन निकाल लेंगे। तो उसके लिए टोटल पारी कितनी थी 11 और उसका औसत था वो था x, तो 11x ने टोटल रन बनाए 11 पारियों में। अब जो 12वीं पारी होगी 12 पारियों का योग, 12 पारियों का औसत निकाल लेंगे। तो जो 12 पारियों का औसत होगा हमारा, उसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 12 पारियों का योग, 12 पारियों का योग और साथ में बटे टोटल संख्या है 12, तो ये 12। अब जो 12 पारियों का औसत है वो है x प्लस का 2, तो ये आ जाएगा x प्लस का 2। जो 12 पारियों के रनों का योग होगा तो 11 पारियों में बनाया उसने 11x, प्लस जो 12वीं पारी थी उसमें बनाया उसने 63 रन, तो 12x प्लस का 63 हो जाएगा और बटे 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12x प्लस का 24 बराबर में 11x प्लस का 63। 11x इस तरफ ले आए तो ये 12x माइनस का 11x, इस 24 को इस तरफ ले गए, बराबर में हो जाएगा 63 माइनस का 24 हो जाएगा। तो ये बच्चा x बराबर घटा देंगे तो घटाने पे ये आ गया हमारा 39। तो x का जो मान था वो हमारा आ गया 39। तो जो x निकला हमारा वो निकला है 39। अब पूछ रहा है 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा। तो जो 11वीं पारी तक औसत था वो उसका 39 था, तो जो 12वीं पारी के बाद औसत होगा वो हो जाएगा 39 प्लस का 2 यानी कि x प्लस का 2, तो 39 प्लस का 2 यानी कि 41। तो इसका हमारा आ जाएगा 41। इस सवाल में कहा है कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान है 37 डिग्री, मंगल से गुरुवार तक है 34 डिग्री और गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 है। तो गुरुवार का तापमान क्या होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले सोमवार से जो बुधवार तक का औसत तापमान है वो हमारा दिया है 37 डिग्री। तो जो सोमवार का, मंगल का और जो बुध का तापमान होगा बटे 3 बराबर में होगा 37 का। तो जो सोमवार का, मंगल का और बुध का तापमान का योग होगा वो हो जाएगा 37 गुणे 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 111, ये आ गया। इसके बाद दूसरी बात कही कि मंगल से गुरुवार तक 34 डिग्री है औसत तापमान। तो जो मंगल का, बुध का और जो गुरुवार का औसत 3 है तो बटे 3 बराबर में हो जाएगा 34 डिग्री। औसत निकाल लेंगे तो मंगल बुध गुरुवार का टोटल योग जो भी तापमान है बटे 3, तो ये आ गया 34। तो जो मंगल का, बुध का और गुरुवार के तापमान का योग होगा वो आ जाएगा 34 गुणे 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 102। तो इसका आ गया 102। इसके बाद जो तीसरी बात कही वो तीसरी बात ये कही कि यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 है, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने तीसरी बात कही कि जो गुरुवार का तापमान है, जो गुरुवार का तापमान है वो सोमवार की तुलना में है 4/5। तो जो गुरुवार का तापमान है वो सोमवार की तुलना में है 4/5 है।
मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5/4 जो गुरुवार का तापमान होगा वो बराबर होगा सोमवार के। ये आ गया, ठीक है, ये हमारा आ गया। तो सोमवार का जो सोमवार का तापमान का मान है वो हम यहाँ पे रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में, पहली वाली में इसमें रख देंगे। तो ये सोमवार है उसकी जगह आ जाएगा 5/4 गुरुवार का तापमान प्लस मंगलवार का तापमान प्लस का बुध का तापमान बराबर में हो जाएगा 111। अब इस वाली को सॉल्व करते हैं। इसमें जो बुध का और मंगल का तापमान है, तो जो मंगल का और जो बुध का तापमान है वो बराबर हो जाएगा 102 माइनस का गुरुवार का तापमान। तो इस मंगल और बुध की जगह हम इसे रख सकते, तो यहाँ पे रख लेंगे। तो ये हमारा है 5/4 गुरुवार का तापमान प्लस ये 102, तो 102 और माइनस का गुरुवार का तापमान, तो बराबर में आ जाएगा 111। इस 102 को यहाँ पे ले आएंगे तो ये हमारा 5/4 गुरुवार का तापमान माइनस का गुरुवार का तापमान बराबर में 111 माइनस का 102। इसके नीचे एक मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5 गुरुवार माइनस का 4 गुरुवार और बराबर में बचेगा ये हमारा 9 बचा, घटा देंगे तो ये आया हमारा गुरुवार बटे 4 बराबर 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो गुरुवार का तापमान होगा वो हो जाएगा 9×4 यानी कि 36 डिग्री सेल्सियस। तो जो गुरुवार का हमारा तापमान आएगा वो हमारा निकल आएगा 36 डिग्री सेल्सियस। इस सवाल में कहा है कि एक खास महीने में 3 मित्रों ने ABC का जो औसत जेब खर्च है, इस सवाल में कहा है कि एक खास महीने में 3 मित्र हैं ABC, उनका औसत जेब खर्च है वो है 80 रुपये। और यदि महीने में A B से 2 गुना और C A से 3 गुना खर्च करता है तो बचे हुए जेब खर्च का औसत 60 रुपये हो, तो A का खर्च कितना हुआ वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो ABC 3 मित्र है उनका कुल खर्च निकाल लेंगे। तो जो कुल खर्च आएगा वो है औसत गुणे 3, तो औसत है इनका 80 और टोटल व्यक्ति हैं 3, तो 240 रुपये ये कुल महीने में खर्च करते हैं। ये तो आ गया उनका कुल खर्च। अब जो मान लिया जो A ने रुपए खर्च किए, A का खर्च है वो है X रुपये, तो जो A का खर्च है वो आ गया हमारा X रुपये। जब A का खर्च X रुपये है तो वो कह रहा है यदि उस महीने में B A से दुगना खर्च करता है, तो A ने X रुपये खर्च किए तो जो B खर्च करेगा वो करेगा दुगना यानी कि 2X। और इसी तरीके से जो C है, C ने A का 3 गुना खर्च किया, तो जो C ने रुपए खर्च किए वो किए 3 गुने किसके, A के। तो A ने X रुपये खर्च किए तो X का 3 गुना किया C ने खर्च। अब उनके बचे हुए जेब खर्च का औसत है वो 60 है। अब जो कुल बचे रुपए हैं, कुल बचे रुपए, तो कुल जो बचे रुपए हैं वो हो जाएगा औसत गुणे 3, तो औसत है इनका 60, तो ये 60 गुणे 3, तो 180 रुपए इनके अभी बचे हैं। तो सबसे पहले हम कुल रुपए निकाल लेंगे। तो कुल रुपए के लिए जो A का खर्च है वो जोड़ देंगे, जो B का खर्च है वो जोड़ देंगे और जो C का खर्च है वो जोड़ देंगे और जो कुल बचे रुपए हैं वो जोड़ देंगे। तो जो कुल रुपए हैं हमारे वो हैं 240, जो कुल खर्च है, कुल जो खर्च है रुपयों में वो है 240। इसके बाद जो A ने खर्च किया वो X किया, जो B ने खर्च किया वो 2X किया और जो C का खर्चा है वो है 3X। और प्लस में जो रुपए बचे हैं वो हैं अभी 180 रुपये। 180 को इस तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा 240 माइनस का 180 बराबर, इन्हें जोड़ देंगे तीनों को तो ये होगा 6X
240 में से 180 घटा देंगे तो ये बचा हमारा 60 बराबर 6x। तो जो x है तो x बराबर हमारा आ गया 10। x आ गया 10 तो ए का खर्च था x रुपये, तो ए का खर्च आ गया हमारा 10 रुपये। अब हमसे उस सवाल में उन्होंने पूछा है ए का खर्च, तो ए का खर्च है हमारा 10 रुपये। तो जो ए ने खर्चा किया वो किया 10 रुपये का। अब 111वें सवाल में कहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ हैं। एक 7वें व्यक्ति जी के साथ मिलकर परस्पर एक धनराशि जुटाने के लिए सहमत हो जाते हैं। तदनुसार ए बी सी डी ई एफ ने 100 रुपये जमा कर लिए और जो जी है उन्होंने सातों की औसत राशि से 30 रुपये अधिक दिए। तो जो कुल जमा राशि है वो कितनी होगी वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले माना जो प्रत्येक व्यक्ति का औसत है, जो औसत जमा किया है वो मान लिया x रुपये, यानी कि हर व्यक्ति ने x रुपये जमा किए। अब जो सातों के जमा रुपए होंगे, जो सातों व्यक्तियों ने पैसे जमा किए, जो सातों व्यक्तियों ने पैसे जमा किए थे वो थे 6 व्यक्तियों ने किए 100 रुपये, तो इन्होंने कर लिए 600 रुपये जमा। और इसके बाद जो 7वां व्यक्ति था, 7वां व्यक्ति यानी कि जी था, उसने क्या किया, औसत राशि से 30 रुपये अधिक। तो औसत राशि थी x रुपये, तो उसने कितने जमा किए, x प्लस का 30 रुपये दिए। तो जो सातों व्यक्तियों की कुल धनराशि है वो है 630 प्लस का x। तो 630 प्लस का x रुपये सातों व्यक्तियों ने जमा किए। प्रत्येक व्यक्ति का औसत है 7, हर व्यक्ति ने कितने x रुपये जमा किए। तो जो सातों व्यक्तियों ने रुपये जमा किए होंगे वो हो जाएगा औसत गुणे x, औसत गुणे 7। तो प्रत्येक व्यक्ति का औसत है x, व्यक्ति हैं 7, तो ये आ गया 7x। ये जमा राशि दोनों की बराबर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा 630 प्लस का x बराबर में 7x। तो ये आ गया 630 बराबर, घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 6x। घटा देंगे, 6 से काट देंगे इसे तो ये कट जाएगा हमारा 105 बार। तो जो x का मान आएगा वो आ जाएगा हमारा 105। तो जो प्रत्येक व्यक्ति ने औसत रुपए जमा किए वो किए 105 रुपए। तो औसत आ गया इनका 105, यानी कि जो x का मान आया वो आ गया हमारा 105। जो सभी व्यक्तियों ने जमा किए थे वो किए थे 630 प्लस का x। तो हमसे पूछा है कुल जमा राशि, तो कुल जमा राशि हो जाएगी 630 प्लस का x, यानी कि ये हो जाएगी 630 प्लस का x। तो 630 प्लस x का मान निकला 105, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 735 रुपये। तो जो टोटल जमा राशि है वो हो जाएगी 735 रुपये। अब इस सवाल में कह रहा है कि एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीनों के जो औसत मासिक खर्च है वो है 2200 रुपये। अगले 4 महीने का 2550 रुपये और अंतिम 5 महीने का है 3120 रुपये। तो यदि उसकी कुल वार्षिक बचत है 1260 रुपये, तो मासिक आय कितनी है वो निकालनी है, औसत मासिक आय निकालनी है। तो पहले 3 महीने का खर्च, तो पहले 3 महीने का खर्च निकाल लेंगे। तो जो पहले 3 महीने का खर्च है वो हो जाएगा औसत गुणा महीने है 3, तो 3। जो पहले 3 महीने का औसत है वो है 2200 रुपये गुणा 3, तो ये आ जाएगा हमारा 6600 रुपये। तो जो पहले 3 महीने का खर्च है वो आ गया 6600 रुपये। अब अगले 4 महीने का खर्च, तो अब ये 4 महीने का खर्च निकाल लेंगे। तो जो 4 महीने का खर्च है औसत है कितना 2550, तो 2550 गुणे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,200 रुपये। अब अगले 5 महीने का वो है 3120 रुपये, तो 5 महीनों का खर्च निकाल लेंगे।
तो ये अंतिम 5 महीने, तो ये 3 औसत है इसका 3120 और साथ में कुल महीने है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15,600 रुपये। तो जो आखिरी 5 महीनों में खर्चा किया वो किया 15,600 रुपये। अब जो पूरे वर्ष में बचत हुई, जो कुल बचत है वो 1,260 रुपये। तो जो बचत है वो है 1,260 रुपये। तो हम निकाल लेंगे पहले कुल आय। तो कुल आय के लिए जो 4 महीने में खर्च किए वो, फिर 3 महीने में जो खर्च किए वो, तो जो कुल आय आएगी वो आएगी हमारे 3 महीनों का खर्च और प्लस का 4 महीनों का खर्च और प्लस का 5 महीनों का खर्च और प्लस में बचत, ये आ जाएगा। तो ये 3 महीनों में खर्च किया वो किया 6,600 रुपये। जो 4 महीनों का खर्च है वो है 10,200 रुपये और प्लस में जो 5 महीनों का खर्च है वो है 15,600 रुपये और जो बचत है उसकी वो है 1,260। तो 1,260 रुपये। इन सबको जोड़ देंगे तो इसकी आ जाएगी कुल आय। सबको जोड़ देंगे तो ये जोड़ने पे हमारा आ जाएगा 33,660 रुपये। तो जो उसकी कुल आय हुई वो हो गई 33,660 रुपये। अब उन्होंने पूछी है मासिक औसत आय। तो मासिक औसत आय पूछिए तो वो हो जाएगी आय बटे 12। तो आय है उसकी 33,660 रुपये, टोटल महीने हैं 12, तो 12 से काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2,805 रुपये। भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2,805 रुपये। तो जो मासिक औसत आय होगी वो होगी उसकी 2,805 रुपये। अब 113वें सवाल में कहा है कि आमों के एक बगीचे में 12 पेड़ हैं और 12 पेड़ में 984 आम लगे हैं और 5 पेड़ों में से औसतन 26 आम और 7 पेड़ों में से औसतन 28 आम तोड़ लिए। तो प्रत्येक पेड़ में औसत बचे हुए आम निकाल ले हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे तोड़े हुए आमों की संख्या। तो जो तोड़े हुए आमों की संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी 5 पेड़ों से तोड़े आम और 7 पेड़ों से तोड़े आम। जो 5 पेड़ों से तोड़े आम है और प्लस का 7 पेड़ों से तोड़े आम। तो 5 पेड़ों से आम तोड़े, हर पेड़ से औसतन कितने 26 आम, तो 26 गुणे 5, ये तो हो गए 5 पेड़ों के तोड़े हुए आम और प्लस का जो 7 पेड़ों से तोड़े वो औसतन 38 आम, तो 38 गुणे 7, ये हो जाएंगे हमारे 7 पेड़ों से तोड़े हुए आम। तो इससे हम निकाल लेंगे कुल जो आम तोड़े हुए हैं। तो ये हो जाएगा 130 और प्लस का 266, यानी कि 396 आम तोड़ लिए। तो आम तोड़ लिए वो तोड़ लिए 396 आम। अब उन्होंने पूछा है प्रत्येक पेड़ पर औसतन बचे हुए आम। तो जो बचे हुए आम हैं वो निकाल लेंगे। तो कुल आम है हमारे 984, उसमें से 396 तोड़ लिए, 396 तोड़ लिए तो घटा देंगे तो 588 आम बचे हैं। तो जो बचे हुए आमों की संख्या है वो है 588। अब बगीचे में टोटल जो पेड़ हैं आम के 12 हैं, तो हमें बताने हुए औसतन आम। तो जो हर पेड़ पे औसतन आम लगे हैं बचे हैं, तो 588 आम कुल बचे आम बटे कुल पेड़, तो 12, तो 588 बटे 12 भाग दे देंगे तो जाएगा 49 बार। तो 49 आम औसतन हर पेड़ पे बचे हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 49। अब 114वें सवाल में कह रहा है कि 10 के पहले 10 गुणजों का औसत है 55। तो हर संख्या को 2 से विभाजित और 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। तो सबसे पहली बात, जब भी बात करें कि हर संख्या में यानी कि प्रत्येक संख्या में अगर गुणा करेंगे तो जो औसत होगा, प्रत्येक संख्या में अगर गुणा करेंगे तो जो औसत होगा
वो भी उतने ही गुना हो जाएगा, यानी कि उसमें भी गुणा कर देंगे तो उतना ही औसत हो जाएगा। और अगर भाग करेंगे प्रत्येक संख्या में तो जो औसत होगा उसमें भी भाग हो जाएगा। यानी कि जो पहले 10 गुणा जो उनका औसत है 55, औसत है 55, तो नया औसत हमें निकालना है। औसत हमारा है 55। अब उन्होंने क्या किया, हर संख्या को 2 से भाग दे दिया, तो जो औसत होगा उसमें भी 2 से भाग हो जाएगा, तो ये उसकी औसत के बराबर हो जाएगा निकाल लेंगे। और 3 से गुणा कर दिया जाए तो इसमें 3 से गुणा हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक संख्या में अगर आप गुणा और भाग करोगे तो वही असर औसत पे भी पड़ेगा। इन संख्याओं को गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 15, 165/2, भाग दे देंगे तो 8, 2.5, तो ये आ जाएगा हमारा 82.5। तो जो नया औसत आएगा हमारा वो आ जाएगा 82.5। इसके बाद 115वें क्वेश्चन में कहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 रन है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। दोनों पारियों का अगर शामिल ना करें तो जो शेष 28 पारियां होंगी उनका जो औसत रन है वो है 28। तो उस खिलाड़ी का जो न्यूनतम स्कोर है वो कितना होगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया जो न्यूनतम स्कोर है वो x रन का है, जो न्यूनतम स्कोर है वो हमने मान लिया x रन का है। तो जो अधिकतम स्कोर होगा, जो अधिकतम स्कोर होगा वो उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से कितना 100 रन ज्यादा है, तो न्यूनतम x है तो अधिकतम होगा x प्लस का 100 रन। अब जो क्रिकेट खिलाड़ी है उसने 30 पारियों में बनाया वो बनाए औसतन 40 रन, तो जो 30 पारियों के कुल रन होंगे वो हो जाएंगे 40 गुणा 30, यानी कि 1200 रन। तो उसने टोटल 1200 रन बनाए। फिर उन्होंने कहा है कि अगर दोनों पारियों के शामिल ना किया जाए तो 28 पारियों का जो औसत है वो है 38 रन का। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से 28 पारियों का औसत। जो 28 पारियों का औसत होगा वो हो जाएगा हमारा 28 पारियों का योग बटे 28। तो 28 पारियों का औसत उन्होंने कहा है कितना है 38 रन, तो ये हमारा 38 बराबर। अब हम निकाल लेंगे 28 पारियों का योग। तो 28 पारियों के योग के लिए जो 30 पारी है उनका योग है हमारा 1200, तो 30 पारियों का योग हो गया हमारा 1200। और उनमें से 2 पारी घटा देंगे, न्यूनतम पारी x है तो इसे घटाना है, अधिकतम पारी है x प्लस का 100 तो इसे घटाना, तो x माइनस 100 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 28 पारियों का योग बटे 28 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 38 गुणा 28 बराबर 1200 में से 100 घट जाएगा तो ये बचेगा हमारा 1100 माइनस का 2x, ये बचा। इसके बाद अब 28 और 38 इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आ जाएगा 1064 बराबर में है 1100 माइनस का 2x। 2x यहाँ पे ले आएंगे, 1164 यहाँ पे इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 2x माइनस का है तो प्लस का 2x बराबर में 1100 माइनस का 1064। तो 2x बराबर हमारा आ जाएगा 36, तो x बराबर आ गया 18। x का मान हमारा निकला है 18, तो x आ गया 18, जो न्यूनतम स्कोर है वो आ गया हमारा 18। अब उन्होंने पूछा है हमसे न्यूनतम स्कोर, तो न्यूनतम स्कोर आ गया हमारा 18। अब इस क्वेश्चन में दिया है एक क्रिकेट के खिलाड़ी का जो 64 इनिंग का औसत है वो है 62 रन, और उसका जो अधिकतम स्कोर है उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है। और अगर दोनों इनिंग को छोड़ दिया जाए तो जो शेष उसका औसत है वो 60 रन है। तो खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना था वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना जो न्यूनतम स्कोर है
न्यूनतम स्कोर मान लिया हमने x है, न्यूनतम स्कोर x मान लिया, तो जो उसका अधिकतम स्कोर होगा वो क्या कह रहा है, जो उसका अधिकतम स्कोर है उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है। तो जो अधिकतम स्कोर होगा वो हो जाएगा हमारा न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा, यानी कि न्यूनतम स्कोर x है तो x से 180 रन ज़्यादा उसका अधिकतम स्कोर होगा। अब जो 64 इनिंग का औसत है वो है 62, तो जो 64 इनिंग के रनों का योग होगा, जो रनों का योग होगा वो हो जाएगा हमारा औसत गुणे कुल इनिंग। तो औसत है हमारा 62 और कुल इनिंग है 64, तो 62 गुणे 64 ये हमारा 64 इनिंगों का योग हो जाएगा, रनों का योग कुल। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 3968 रन। तो 3968 रन इसने 64 इनिंग में बनाए। अब 2 इनिंग को छोड़ दे, 2 इनिंग यानी कि न्यूनतम वाली और अधिकतम वाली इनिंग्स को हम छोड़ दें, तो जो उसके रनों का अधिकतम स्कोर है वो कितना होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले 2 इनिंग छोड़ दें तो जो 62 इनिंग बचेंगी, 64 टोटल इनिंग थी, 2 इनिंग छोड़ दी अधिकतम वाली और न्यूनतम वाली, तो जो 62 इनिंग के रनों का योग होगा वो हमारा हो जाएगा, कुल रन है इसकी कितने 3968। इसमें से एक तो अधिकतम न्यूनतम वाले हटा दिए तो न्यूनतम है हमारे x और अधिकतम वाले घटा दिया यानी कि माइनस का x और माइनस का 180 हो जाएगा। अब जो 62 इनिंग का योग होगा हमारा, 62 इनिंग के रनों का योग, तो औसत इसका है 60, इनिंग हो रही है हमारी टोटल 62, तो ये हो जाएगा हमारा 60 गुणे 62 बराबर में 3968 माइनस का 2x और माइनस का 180। इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 3788 बराबर में 3968 माइनस का 2x और माइनस का 180। इस 2x को यहाँ पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x और इसे इस तरफ ले गए बराबर 3968 माइनस का 180 और ये माइनस का 3788 ये आ गया। अब 2x बराबर इसमें से इन दोनों को घटा लेंगे तो ये घटाने पे हमारा आ जाएगा 68, ये बचेगा हमारा 68 बचा, तो x बराबर हमारा आ गया 34। तो x का मान निकाला है हमारा 34, तो जो न्यूनतम स्कोर था वो आ गया हमारा 34। अब वो हमसे पूछ रहे हैं तो उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर, तो अधिकतम स्कोर है x प्लस का 180, तो x है हमारा 34 और प्लस का 180 जोड़ देंगे तो जोड़ने पे ये हमारा आ जाएगा 214 रन। तो जो इसका अधिकतम स्कोर है वो आ जाएगा हमारा 214 रन। तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस औसत वाले चैप्टर से। तो ये औसत हमारा ख़त्म हो गया। अब अगली वाली वीडियो से हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।